एक नदी के किनारे बसा खुशहाल गांव जिसका नाम रतनपुर था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जहां चौधरी दीनानाथ अपनी 3 बेटों के साथ रहते थे। गांव के लोग चौधरी दीनानाथ को चौधरी दीना भी कह देते थे। चौधरी दीना का नाम आसपास के 10 गांवों में इज्जत से लिया जाता था। उनकी मूंछें सफ़ेद हो चुकी थीं, लेकिन आवाज़ अभी कड़क थी। उनके 3 बेटे थे, लेकिन तीनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर था। सबसे बड़ा रणजीत था। जैसा नाम वैसा काम। उसका पूरा दिन अखाड़े में दंड बैठक लगाने और मूंछों पर ताव गेने में गुजरता था। उसे खेतीबाड़ी के काम में गोबर जैसी बदबू आती थी। उसका सपना था कि जेब में पैसा हो और कोई रुतबेदार पदवी हो। मंझला बेटा गिरधर था। वो पक्का बनिया बुद्धि था। वो खेत में हल चलाने के बजाय अनाज के भाव तौलने और ब्याज जोड़ने में ज़्यादा दिमाग लगाता था। उसे लगता था कि खेती में सिर्फ मेहनत है, असली माल तो शहर की दुकानदारी में होता है। तीसरा बेटा सबसे छोटा, जिसका नाम किसन था। वो सीधा साधा, भोला और कम बोलने वाला था। गांव वाले उसे प्यार से कभी कभी मजाक में मूर्ख या भोला जाट भी कह देते थे। किसन को न प्रधानी का शौक था, न व्यापार का शौक था, न पैसों का लालच था। उसके लिए तो उसके खेत की मिट्टी ही उसका सोना थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और बैलों से बातें करता हुआ दिन बिता देता। समय का पहिया घूमा और चौधरी दीनानाथ बूढ़ी होने लगे। एक शाम जब चौधरी अपनी बैठक में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, तभी रणजीत और गिरधर ने आकर अपना फैसला सुना दिया। रणजीत बोला, बापू, अब हमसे ये साझा नहीं निभता। मैं शहर में जाकर रुतबा कमाना चाहता हूँ। मुझे मेरे हिस्से की नगद रकम चाहिए। गिरधर ने भी तुरंत सुर में सुर मिला दिया। बोला, हाँ बापू, खेती में अब धरा ही क्या है। सूखा पड़े तो मरो और बारिश हो तो मरो। मैं तो शहर जाकर कपड़े की आड़त खोलूंगा। मुझे घर के जेवर और जमा पूंजी में से हिस्सा दे दो। दीनानाथ का तो दिल बैठ गया। उन्होंने हुक्के की नली छोड़ी और किसन की ओर देखा, जो कोने में चुपचाप बैठा अपने लठ पर तेल लगा रहा था। चौधरी ने पूछा, क्यों रे किसन, तेरी क्या राय है? तेरे भाई तो घर तोड़ने को तैयार बैठे हैं। किसन ने सिर झुकाकर कहा, बापू, बड़े भाई जो कह रहे हैं ठीक ही होगा। अगर इनका मन यहां नहीं लगता तो रोक कर क्या करेंगे? आप इनको इनका हिस्सा दे दो। दीनानाथ ने आसपास के समझदार लोगों को बैठाया। रणजीत और गिरधर ने पहले से ही सब तय कर रखा था। रणजीत बोला, बापू के पास जो संदूक में नगद रुपए हैं वो मेरे हिस्से में आएंगे। गिरधर बोला, माँ के जेवर और जो अनाज गोदामों में भरा है उसे बेचकर जो पैसा आएगा वो मेरा है। पड़ोस वालों ने पूछा, और किसन के हिस्से में क्या आएगा? रणजीत ने चालाकी से हंसते हुए कहा, किसन तो किसान है, इसे खेत में काम करने के अलावा आता ही क्या है। इसे ज़मीन से प्यार है। इसे हम गांव के बाहर वाली काली बंजर ज़मीन दे देंगे और साथ में बैल बंसी भी। इसका पड़ोस वाले कानाफूसी करने लगे। वो काली बंजर ज़मीन पथरीली थी, जहां सालों से बबूल के अलावा कुछ नहीं होगा था। ये सरासर अन्याय था, लेकिन किसन ने उफ तक न की, बल्कि यही कहा, मैं तो चाहता ही यही हूं कि मुझे वो ज़मीन मिले। अब आगे पड़ोस वालों की बोलने की हिम्मत भी ना हुई। उसने सोचा, भाइयों को खुश रहने दो। मेरे पास मेरे हाथ पैर सलामत हैं। मैं पत्थर का सीना चीर कर भी अनाज उगा लूंगा। किसन ने अंगूठा लगा दिया और बंटवारा हो गया। रणजीत पैसे लेकर शहर चला गया। गिरधर जेवर लेकर कस्बे की ओर निकल गया। किसन अपने बूढ़े माँ बाप और उस बंजर ज़मीन के साथ गांव में ही रह गया। उसे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं था कि तुझे काली बंजर ज़मीन मिली है और तेरे दोनों भाई इतने पैसे लेकर चले गए। उसी गांव की सीमा पर एक पुराना सूखा पीपल का पेड़ था और उस पर एक भूत अपने 3 चेले भूतों के साथ रहता था। भूतों का मानना था कि अगर इन 3 भाइयों को बर्बाद कर देंगे तो उनकी गति हो जाएगी। अब तक उन्होंने 1000 परिवारों को बर्बाद कर दिया था। वे सदा इसी ताक में रहते थे कि कब किसी परिवार में कलह हो और वे उनको बर्बाद करें। वे कई सालों से दीना के परिवार को देख रहे थे। जब तक तीनों भाई साथ थे, चौधरी का रुतबा था। भूतों की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके काम में टांग अड़ाएं, लेकिन आज परिवार टूट चुका था। मुखिया भूत ने अपनी लाल आंखों से देखा और अपने तीनों चेलों से कहा, देख रहे हो, एकता का बंधन टूट गया है। अब शिकार आसान है। जाओ, तीनों भाइयों के पीछे लग जाओ। रणजीत और गिरधर को लालच में फंसाकर बर्बाद करो। तीसरे और नटखट भूत तीनों ने पूछा, सरदार, उस किसन का क्या करना है? वो तो पहले ही बंजर ज़मीन लेकर बैठा है। मुखिया भूत हंसा और बोला, अरे उसे तुम हल्के में मत लो टीनू। वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो बड़ा मेहनती है। अगर उसने उस बंजर ज़मीन में फसल उगा ली तो हमारी नाक कट जाएगी। तू जा, उसकी खेती में ऐसी बाधा डाल कि वो रोता हुआ गांव छोड़कर वापस आ जाए। अगले दिन सूरज ठीक से निकला भी न था कि किसन अपनी काली बंजर ज़मीन पर पहुंच गया।
साथ में उसका बूढ़ा बैल बंसी और कंधे पर पुश्तैनी हल था। जमीन ऐसी सख्त थी मानो लोहे की चादर बिछा दी हो। बबूल की कटीली झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थर मुंह चढ़ा रहे थे। गांव के लोग दूर से देख रहे थे और किशन पर हंस रहे थे। देखो भाई, किशन पत्थरों से अनाज उगाने चला है। लेकिन किशन के कानों पर जूं तक न रेंगी। उसने आसमान की तरफ हाथ जोड़े, धरती को माथा टेका और बोला, ले भाई बंसीराम, प्रभु का नाम ले, और जोर लगा। उधर पीपल के पेड़ पर बैठा टीनू भूत ये सब देख रहा था। वो मन ही मन हंसा और बड़बड़ाया, अरे ओ मूर्ख किसान, तू क्या समझता है इस जमीन पर खेती करना आसान है? अभी देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। जैसे ही किशन ने कुदाल उठाई, टीनू भूत ने अपनी माया चलाई। उसने हवा में एक मंत्र फूका। अचानक किशन के पेट में तेज मरोड़ उठने लगी। ऐसा दर्द मानो किसी ने पेट में चाकू घोंप दिया हो। आम आदमी होता तो जमीन पर लेट जाता या फिर घर भाग जाता, लेकिन किशन तो देसी जाट था। उसने दर्द महसूस किया। चेहरे पर थोड़ी शिकन आई, लेकिन काम नहीं रोका। उसने अपनी कमर पर बंधे हुए गमछे को और कसकर बांधा। फिर मन ही मन बोला, मुझे लगता है पेट में कुछ गलत खाने पीने का असर है, पर काम के आगे कैसा दर्द। उसने मटके से 2 घूंट पानी पिया और दुगनी ताकत से कुदाल चलाने लगा। टीनू भूत तो दांतों तले उंगली दबाकर बोला, अरे ये कैसा आदमी है, दर्द से तड़पने की जगह और जोर लगा रहा है। जब किशन ने देखा कि कुदाल से काम धीरे धीरे हो रहा है, तो उसने हल जोड़ने का फैसला किया। उसने बंसी के कंधे पर जुआ रखा और हल की मूठ पकड़ी। टीनू भूत को गुस्सा आ गया। वो तुरंत अदृश्य होकर जमीन के नीचे घुस गया। भूत ने जमीन के नीचे से हल की फाल पकड़ ली और मिट्टी को पत्थर से भी ज्यादा सख्त कर दिया। किशन ने हल को हाँका, अरे चल मेरे शेर। बैल ने जोर लगाया, पर हल 1 इंच भी आगे न बढ़ा। बैल की सांस फूई गई। उसकी आंखों में लाचारी झलकने लगी। किशन को ताव आ गया। वो समझ गया कि जमीन में कुछ जरूर गड़बड़ है। उसने बैल को थपथपाया और बोला, तू एक तरफ हट जा बेटा, लगता है इस धरती को मेरी ताकत देखनी है। किशन ने बैल को हटा दिया और खुद हल्का जुआ अपने मजबूत कंधों पर रख लिया। उसकी भुजाओं की मछलियां तन गईं। उसने एक जोरदार हुंकार भरी, जय बजरंग बली, और ऐसा जोर लगाया कि जमीन के नीचे बैठा भूत भी हिल गया। किशन की ताकत के आगे भूत की पकड़ ढीली पड़ गई। कड़कड़ की आवाज के साथ हल चला और सख्त जमीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। भूत को तो अपनी जान बचानी थी। वो घबराकर बाहर निकला और हाँपने लगा। दोपहर हो चुकी थी। सूरज आग बरसा रहा था। किशन पसीने से नहाया हुआ था, लेकिन उसने रुकने का नाम न लिया। भूत अब जुझला गया था। उसने सोचा, इस बार इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी इधर मुंह ना करेगा। किशन खेत के कोने की सफाई कर रहा था, तभी अचानक उसके पैर में कुछ कांटा सा चुभ गया। उसने देखा कि वहां तो साफ जमीन थी। अचानक एक घनी कटीली झाड़ी कहां से उग आई। उस झाड़ी ने किशन की टांग को अजगर की तरह जकड़ गया था। किशन गिरा, लेकिन तुरंत संभल गया। उसने गौर से देखा, झाड़ी सामान्य ना थी, वो हिल रही थी और उसमें से अजीब सी गुर्राने की आवाज आ रही थी। किशन की आंखों में अब भोलापन नहीं बल्कि अंगारे थे। वो समझ गया था कि ये कोई सामान्य काम नहीं है। वो दहाड़ते हुए बोला, अच्छा, तो अब पता चला कि मेरी जमीन में रुड़ा अटकाने वाला पत्थर नहीं बल्कि कोई शैतान है। आज मैं तुझे बताता हूं। किशन ने ना तो कुल्हाड़ी उठाई और ना ही दराती। उसने अपने दोनों हाथों से उस झाड़ी को तने समेत पकड़ लिया। उसने अपनी जांघों पर जोर लगाया और पूरी ताकत के साथ झाड़ी को ऊपर खींच लिया। एक जोरदार झटके के साथ झाड़ी जड़ समेत उखड़ गई और जैसे ही झाड़ी उखड़ी, भूत का मायावी रूप टूट गया। किशन ने देखा कि उसके हाथों में झाड़ी नहीं बल्कि एक काले रंग का लाल आंखों वाला डरावना भूत लटक रहा है। भूत की गर्दन किशन की लोहे जैसी मुट्ठी में कैद थी। भूत ने किशन को डराने के लिए अपनी आंखें बड़ी की और भयानक आवाज निकाली, हम मुझे छोड़ दे आदमी, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। किशन डरने की बजाय जोर से हंस पड़ा। उसने पास में रखा अपना तेल पिलाया हुआ भारी सा लठ उठाया और कहने लगा, तू मुझे खाएगा? तुझे शर्म नहीं आती? सुबह से गरीब किसान को परेशान कर रहा है। पहले पेट में दर्द किया, फिर हल रोका और अब टांग पकड़ता है। आज यदि मैंने तेरा मुंह नहीं बनाया तो मेरा नाम किशन जाट नहीं। किशन ने आव देखा न ताव, भूत की पीठ पर लठ रसीद दिया। भूत चिल्लाया, अरे बाप रे, मर गया। किशन ने दूसरा लठ मारा, और ले प्रसाद। भूत, जो खुद को बहुत शक्तिशाली समझता था, किशन के लठ और उसके गुस्से के आगे भीगी बिल्ली बन गया। उसे समझ आ गया कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वो गिड़गिड़ाने लगा, चौधरी मुझे मत मार, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे माई बाप। किशन ने लठ हवा में रोका और भूत को गर्दन से पकड़कर अपनी आंखों के सामने लाया। उसकी मूछें फड़क रही थी। किशन बोला, माफ कर दूं? तूने पूरा दिन खराब कर दिया। अब बता, तू सीधी तरह मानेगा या तेरी और सेवा पानी करूं? खेत के बीचों बीच दोपहर की धूप में एक साधारण किसान ने अदृश्य शक्तियों को अपनी बाजू की ताकत और हिम्मत से घुटनों के बल पर ला दिया था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में किशन ने भूत को अपनी मूंछों के सामने ऐसे पकड़ रखा था जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। भूत थर थर कांप रहा था। उसके काले शरीर पर किशन के लठ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। भूत हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, चौधरी साहब, मेरी जान बख्श दो, मैं तो बस अपने सरदार के कहने पर आया हूं, मुझे छोड़ दो, मैं 7 जन्मों तक इस खेत की तरफ मुंह भी नहीं करूंगा। किशन ने अपनी आंखें तरेरी और बोला,
ना भाई, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तूने पूरा दिन खराब किया है। मेरी मेहनत का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा सरदार। भूत ने लालच देने की खूब कोशिश की कि मैं तुझे बहुत सारा सोना दे सकता हूँ, खजाना ला सकता हूँ, बस मुझे छोड़ दे। किशन हंसा और बोला, बावले भूत, सोना खाने से मेरी भूख नहीं मिटेगी। भूख मिटाने के लिए तो मुझे अनाज पैदा करना पड़ेगा, और जाट की असली दौलत उसकी जमीन और फसल होती है। अगर तुझे जाना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। भूत ने जल्दी से कहा, मंजूर है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, जो कहोगे वो करूंगा। किशन ने उसे जमीन पर पटका और अपने खेत की ओर इशारा करते हुए बोला, देख, ये पूरी जमीन पत्थरों से भरी पड़ी है, मुझे ये बिल्कुल मक्खन जैसी चाहिए। और सुन, हल चलाने में मेरे बैल को तकलीफ होती है, इसलिए आज से तू मेरा बैल बनेगा। जब तक इस खेत में फसल लहला नहीं जाती, तू मेरा गुलाम रहेगा। भूत के तो पसीने छूट गए, खेती का काम और वो भी भूत के लिए, लेकिन किशन का लठ उसके सिर पर नाच रहा था। मरता ना क्या करता। भूत ने अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने एक फूंक मारी और खेत के बड़े छोटे पत्थर हवा में उड़कर दूर नाले में जा गिरे। फिर उसने कटीली झाड़ियों को ऐसे उखाड़ फेंका जैसे कोई घास उखाड़ता है। जो काम करने में किशन को महीनों लगते, भूत ने वो काम 1 घंटे में निपटा दिया। शाम होते वो काली बंजर जमीन एकदम समतल और साफ हो गई थी। अब बारी थी जुताई की। किशन ने अपने बूढ़े बैल को पेड़ की छांव में बांधा और उसके सामने हरा चारा डाल दिया। फिर किशन ने हल्का जुआ भूत के कंधे पर रखा। भूत को शर्म तो बहुत आई, लेकिन पीछे खड़े किशन की लाठी देखकर वो चुपचाप हल खींचने लगा। भूत की ताकत बेहिसाब थी। वो इतनी तेजी से हल खींच रहा था मानो खेत में ट्रैक्टर चल रहा हो। किशन पीछे पीछे मजे से चल रहा था और बीच बीच में हुक्का भी गुड़गुड़ा लेता। वो आवाज लगाता, थोड़ी और तेज चल भाई कीनू, उधर कोना रह गया है। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, किशन और भूत खेत में पानी लगा रहे थे। नहर सूखी हुई थी तो भूत ने पाताल तक हाथ डालकर भूमिगत जल का स्रोत खोल दिया। सुबह होते बंजर जमीन पानी से लबालब थी और जुताई पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह जब गांव के लोग उधर से गुजरे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कल तक जो जमीन पत्थरों और कांटों का जंगल थी, आज वो उपजाऊ मिट्टी की तरह चमक रही थी। गांव के एक ताऊ ने अपना चश्मा ठीक करते हुए किशन से पूछा, अरे ओ किशन, यो तूने क्या जादू किया? रातों रात खेत की काया पलट दी। किशन एक खेत के कोने में बैठा था। वो भूत की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं ताऊ जी, बस थोड़ी मेहनत की है और एक नया मजदूर मिला है। काम का है, बस कभी कभी लठ दिखाना पड़ता है। भूत की मदद और किशन की देखरेख का असर यह हुआ कि फसल ऐसी हुई कि पूरे जिले में चर्चा हो गई। गेहूं की बालियां इतनी भरी हुई थीं कि झुक गई थी। जब फसल कटने का समय आया तो किशन ने भूत से कहा, ले भाई, अब कटाई भी कर दे। भूत ने हवा बनकर रातों रात सारी फसल काट दी। अनाज को बोरियों में भर दिया। किशन ने अनाज मंडी में अनाज को बेचा और खूब पैसा कमाया। उसने सबसे पहले अपना टूटा हुआ घर ठीक कराया, फिर गांव में मीठे पानी की एक प्याऊ लगवाई। उसने अपने लिए नई धोती कुर्ता और बैल के लिए बढ़िया सी घंटी खरीदी। भूत अब तक खेती करके इतना थक चुका था कि वो भूतगिरी भूल गया था। जब सारा काम निपट गया तो टीनू भूत हाथ जोड़कर किशन के पास आया। बोला, चौधरी साहब, अब तो फसल भी कट गई और पैसा भी आ गया, अब तो रिहा कर दो, मेरी कमर टूट गई है। किशन ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और गंभीर होकर बोला, काम तो तूने बढ़िया किया है, पर अभी नहीं, अभी तो मेरे भाइयों का हिसाब बाकी है। जब तक वो सुधर नहीं जाते तुझे यहीं रहना पड़ेगा। वैसे भी तुझे अब खेती की आदत हो गई है, भूत बनकर क्या करेगा? यहीं रहे, दूध दही खा और काम कर।